Morning of 14th July 1789, the city of Paris was in state of alarm. ये लाइन क्लास 9th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पहली लाइन है। 14th जुलाई 1789, इस डेट की इंपॉर्टेंस क्या है? दरअसल 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के पेरिस सिटी में आतंक का माहौल था। किंग ने अपनी ट्रूप्स को पूरे के पूरे शहर में भेज दिया है। वहाँ के जो लोग हैं जब इन ट्रूप्स को देखते हैं तो उन लोगों में र्यूमर फैल जाता है कि ये जो ट्रूप्स हैं इन लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। इसको लेकर के लोगों में हड़कंप मच जाता है और वहाँ पे जो टाउन हॉल है, टाउन हॉल के सामने बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। लगभग 7000 के आसपास लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होकर के डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को पीपल्स मिलिशिया बनाना चाहिए अपनी सुरक्षा करने के लिए। पीपल्स मिलिशिया का मतलब है जनसेना, यानी कि हम लोगों को आपस में ही मिल करके अपनी एक सेना बनानी चाहिए। सेना बनाने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए इन लोगों को वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन लोग को आइडिया लगता है कि जो बेस्टिल फोर्ट है इसमें इन लोगों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में वेपन्स मिल सकते हैं, गोला बारूद मिल सकते हैं। इससे क्या होता है कि 7000 में से कुछ 100 लोग उस बास्टिल फोर्ट पे अटैक कर देते हैं वेपन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इस अटैक में जो बास्टिल फोर्ट के कमांडर होते हैं वो मारे जाते हैं और लोग क्या करते हैं कि उस फोर्ट में जो कुछ कैदी होते हैं, लगभग 7 के आसपास में होते हैं, उनको रिहा करा लेते हैं और पूरा का पूरा बास्टिल फोर्ट है उसको ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इवेंट है जो 14 जुलाई 1789 से स्टार्ट हो रहा है, किंग और लोगों के बीच में एक रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो इस डेट से स्टार्ट होता है, ये क्यों होता है? इसके पीछे ढेर सारे रीजन्स हैं और इन रीजन्स को समझने के लिए हम लोगों को 14 जुलाई 1789 से पहले यानी कि बैकग्राउंड में जाना होगा और इस बैकग्राउंड में समझना होगा कि किंग ने ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति होने जा रही है फ्रांस में। चलिए देखते हैं। सेवनटीन 1774 में फ्रांस में एक नए किंग बनते हैं, लुईस 16। लुईस 16 जब किंग बनते हैं 1774 में, यानी कि फ्रांस की राजगद्दी पे बैठते हैं, फ्रांस की राजगद्दी पे जब बैठते हैं तो उस टाइम पे इनकी जो एज होती है वो एज लमसम 20 ईयर्स के आसपास होती है। और ये जो एज है 20 ईयर्स, इसमें जब कोई भी किंग डिसीजन लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है। अब देखते हैं कि ये कौन से डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति होती है। दरअसल जब लुईस 16 जब किंग बनते हैं तो उस टाइम पे इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे ही ये 1774 में किंग बनते हैं उस टाइम पे इनको जो ट्रेजरी मिलता है, जो वहाँ की इकोनॉमी होती है वो बिल्कुल खाली होती है, यानी कि ट्रेजरी इनकी बिल्कुल एम्प्टी है। तो पहला जो चैलेंज होता है वो चैलेंज ये होता है कि इनको जो ट्रेजरी मिल रही है वो बिल्कुल क्या है, खाली है। दूसरा अगर देखें तो उस टाइम पे जो स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो किंग और इनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, इसके ऊपर बहुत बड़ा लोन होता है ऑलरेडी। और ये जो लोन होता है लमसम 2 बिलियन लिब्रे के आसपास में होता है। और उस टाइम पे फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। लुईस 16 20 ईयर्स में किंग बने हैं और इनको पता है कि हमारा दुश्मन ब्रिटेन है। और उस टाइम पे देखें हम लोग तो अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ क्या करती हैं कि अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं।
अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए वो लोग क्या करती हैं कि ब्रिटेन से लड़ती हैं। और इस वॉर में यानी कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज वर्सेज ब्रिटेन की जो आर्मी है उसमें क्या होता है, वॉर होता है। और इस वॉर में अमेरिका को सपोर्ट मिलता है किससे, तो लुईस 16 से। लुईस 16 फाइनेंशियली हेल्प करते हैं अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को। किंग जब ये बने हैं तो इनके पास जो ट्रेजरी है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, लोन ऑलरेडी है इनके ऊपर, लेकिन अपने दुश्मन को मज़ा चखाने के लिए ये क्या करते हैं कि अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर जो लोन है वो 2 बिलियन लिब्रे से ऊपर उठ जाता है, यानी कि लोन भी ज़्यादा हो गया और ट्रेजरी इनकी खाली है। अगर हम देखें हिस्ट्री में और अभी भी अगर हम देखें तो कोई भी किंग पावरफुल तभी तक रहता है जब तक उसके पास उसकी इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी जैसे ही उसकी गई उसके हाथ से उसका पावर भी जाने लगता है। आज के टाइम पे भी यही होता है कि जिस व्यक्ति के पास पावर है उसके पास इकोनॉमी होगा तभी उसके पास पावर है। जैसे ही उसके हाथ से इकोनॉमी जाएगी उसके हाथ से उसका पावर भी चला जाएगा धीरे धीरे। ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। किंग तो ये हैं लेकिन इनके पास इनकी इकोनॉमी नहीं है, और इन्होंने इसी टाइम पे ब्रिटेन को अपना दुश्मन तो समझा ही है, और अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने के लिए ये अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को सपोर्ट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन पे जो लोन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो लेंडर्स स्टेट को जो लोन देते हैं ये लोग क्या करते हैं कि अपने लोन पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि लुईस 16 के सामने इकोनॉमी को लेकर के बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब इनको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है किंग को। एक तो ट्रेजरी खाली, लोन भी बढ़ गया है, और ऊपर से इनको कुछ चीज़ें मेंटेन भी करनी है। जैसे किंग का खुद का राजमहल है, पैलेस है जो वर्साई में है। फिर उसके बाद में इनकी आर्मी है, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसेज हैं इनके कोर्ट में, इन सभी लोग को सैलरी भी देना है, अपने पैलेस का जो माहौल है उसको भी मेंटेन करना है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी मेंटेन करना है। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, और इतना बड़ा चैलेंज लुईस 16 के सामने खड़ा होता है। अब देखते हैं कि लुईस 16 इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कौन सा डिसीजन लेते हैं। हम लोग को पता है कि जो गवर्नमेंट होती है आज के टाइम पे, उसके पास जो उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सबसे बड़ा होता है टैक्स। ये हमको हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे जो राजा होते थे उनके पास जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता था वो टैक्स ही होता था। अब क्या करते हैं कि लुईस 16 को जो टैक्स मिलता है लोगों से, वो उस टैक्स में अब इनको इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास ट्रेजरी खाली है, लोन भी बढ़ गया है, और बहुत सारी चीज़ें मेंटेन भी करनी है, और पैसा है नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा इन लोगों को पैसा इनको टैक्स के फॉर्म में ही मिलेगा लोगों से। तो इनको क्या करना पड़ता है कि ये एक डिसीजन लेते हैं, या फिर यूँ बोलें तो अभी प्लानिंग ही करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए कि जो हमको टैक्स मिलता है उस टैक्स को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। इसको ले करके ये अभी प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो अगर हमको रीजन्स में समझना है कि फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन क्यों होता है, तो हम समझ सकते हैं कि एक रीजन के फॉर्म में वहाँ का टैक्स सिस्टम होता है, टैक्स सिस्टम। अगर हम इस टैक्स सिस्टम को ठीक से समझ जाएंगे तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि टैक्स सिस्टम एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इस रिवॉल्यूशन के लिए। समझते हैं कैसे। और भी ढेर सारे रीजन्स होते हैं लेकिन टैक्स सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, जो फ्रेंच सोसाइटी होती है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें, जो फ्रेंच सोसाइटी है उसकी अगर हम बात करें, जो वहाँ की जो फर्स्ट स्टेट है उसमें अगर हम देखें तो उसमें आते हैं क्लर्गी। क्लर्गी मतलब कि जो चर्च इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड लोग, फादर्स कह सकते हैं।
जो सेकेंड स्टेट है, सेकेंड स्टेट में नोबल्स आते हैं। नोबल्स का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, गवर्नर समझ सकते हैं। जैसे इंडिया में सेंटर के हेड प्रेसिडेंट को माना जाता है, जो नॉमिनल हेड होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो इंडिया है ऑलरेडी 28 स्टेट्स में, 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड है, तो ये जो स्टेट्स हैं, ये जो प्रोविंसेज हैं, वहाँ पे भी छोटे छोटे हेड हैं जिनको हम गवर्नर्स बोलते हैं। तो वैसे ही कह सकते हैं कि किंग सेंटर में हैं और नोबल्स क्या होते हैं, गवर्नर के फॉर्म में होते हैं। और फिर तीसरा होता है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं? तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्की, सेकेंड स्टेट में नोबल्स, और इन दोनों के अलावा जो लोग बच जाते हैं वो लोग आते हैं थर्ड स्टेट में। जैसे कह सकते हैं कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, बड़े छोटे दोनों, आर्टिसंस और सर्वेंट्स, ये सभी लोग किस में आते हैं? थर्ड स्टेट में आते हैं। फ्रेंच में जो टैक्स सिस्टम था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में लोग आते हैं, ये लोग जो थे, ये लोग टैक्स फ्री थे, मतलब कि इन लोगों को टैक्स नहीं देना था। यानी कि कोई भी बच्चा अगर वो क्लर्की या नोबल्स की फैमिली में जन्म लेता है तो वो उसको फ्यूचर में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन थर्ड स्टेट में जितने भी लोग आएंगे, इन्हीं लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि टैक्स पे करने के मामले में इक्वालिटी नहीं थी, थर्ड स्टेट ही सिर्फ टैक्स पे करते थे। अब हम थोड़ा सा ना वहाँ के इन्वायरमेंट को समझते हैं। तो एक तो फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में बटी हुई है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब जब हम वहाँ का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो सकती थी। अगर हम पॉपुलेशन के मामले में देखें तो पॉपुलेशन में लमसम 90% के आसपास में लोग, यानी फ्रांस के पॉपुलेशन के 90% के आसपास में जो भी लोग थे वो लोग पीजेंट्स थे, किसान। और अगर हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लगभग 60% जो लैंड था वो किसके पास था? तो वो था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पास। मतलब कि 40% के आसपास में ही जो क्या है, जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो किसानों के पास थी या फिर इनमें से कुछ लोग के पास थी। इनमें से जो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और कोर्ट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पास भी लैंड होता है, जो लोग इसी 60% में चले जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में बटी हुई है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, और टैक्स पे करने का काम सिर्फ थर्ड स्टेट का है। पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन में 90% पीजेंट्स हैं बस, बाकी सभी लोग 10% में आ रहे हैं। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के पास 60% लैंड है, और इसी में ये लोग भी चले आ रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स चले आ रहे हैं। लेकिन जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनमें से कुछ ही लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं अपनी। तो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं वो लोग कैसे खेती करते थे, वो लोग कैसे एग्रीकल्चर करते थे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस बुक में एक वर्ड आया है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम समझते हैं। छोटे किसान, छोटे पीजेंट्स, जिन लोग के पास ज़मीनें नहीं होती हैं, वो क्या करते हैं कि वो ज़मीनें लेते हैं किससे? लैंडलॉर्ड से। जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं? ज़मीनें देते हैं किसको? तो जो स्मॉल पीजेंट्स हैं उनको, यानी कि जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको। और इसके बदले में इनको क्या करना पड़ता था? स्मॉल पीजेंट्स को इनको टैक्स देना पड़ता था, रिवेन्यू देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को, और इसके बदले में कुछ वर्क भी करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल समझते हैं कैसे।
तो लैंडलॉर्ड्स, या फिर यूँ बोल लें कि नॉबल्स जब इनको ज़मीनें देते थे तो नॉबल्स को या फिर लैंडलॉर्ड्स के लिए ये लोग क्या करते थे कि उनके घर में अगर कोई काम है तो उनके घर के काम को करते थे ये लोग, या फिर इनकी जो सेना है, इनके पास सेना पर्सनली उतनी नहीं होती थी, तो उस सेना के लिए अगर कोई काम आ गया या फिर किसी से वॉर लड़ना है तो उसमें ये छोटे छोटे किसान हैं उसमें सैनिक की भूमिका निभाते थे। और मान लीजिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है तो उसमें भी ये स्मॉल पीजेंट्स क्या करते थे, उसमें जा करके वर्क करते थे। तो ये उस टाइम पे फ्यूडल सिस्टम था। मतलब फ्यूडल सिस्टम को एक सेंस में बोल सकते हैं कि लैंडलॉर्ड्स, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लैंडलॉर्ड्स स्मॉल पीजेंट्स को या वर्कर्स को कुछ ज़मीनें देते थे और उसके बदले में उनसे क्या करते थे, काम लेते थे, और उस काम के बदले में उनको वो सैलरी नहीं देते थे और इन लोगों को टैक्स भी देना पड़ता था, जिसको हम कर बोल सकते हैं, रिवेन्यू बोल सकते हैं। इंडिया में भी इसका एक फॉर्म देखने को मिला है हिस्ट्री में, ज़मींदारी सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से भी हम समझ सकते हैं। आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो एक रीज़न जो है इस रिवॉल्यूशन के पीछे वो टैक्स सिस्टम होता है। कैसे कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को ही क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। अब देखते हैं हम लोग कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ये टैक्स 3 लोगों को पे करते थे। पहला, स्टेट को, मतलब कि किंग और उनके ऑफिशियल्स। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ये टैक्स जो है स्टेट को 2 फॉर्म में देते थे, एक डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को अगर हम समझें तो डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं टाइल, और इन लोगों को ये लोग क्या करते थे कि ये लोग कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी देते थे। इनडायरेक्ट टैक्स में बोल सकते हैं कि टोबैको के लिए टैक्स लग गया, या फिर साल्ट के लिए टैक्स लग गया, या फिर कुछ ऐसे सेलिंग बाइंग में उसमें भी इन लोगों क्या हो गया, कुछ टैक्स लग जाता था। तो मर्चेंट्स जो हैं ये लोग पहला टैक्स तो स्टेट को दे रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के फॉर्म में। दूसरा, इन लोग को जो टैक्स है इन लोग को देना पड़ता था नॉबल्स को, यानी कि नॉबल्स भी इनसे टैक्स लेते थे क्योंकि इन लोगों को फ्यूडल प्रिविलेजेस थे। और तीसरा अगर देखें तो जो क्लर्गी लोग थे ये लोग भी इनसे टैक्स लेते थे, जिसको हमने टाइड बोला है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, फिर से इजी में बता देते हैं कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है और जिसमें से थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना होता था। इन लोगों को टैक्स नहीं देना है, इन लोग के पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। फिर इन लोग को जो टैक्स है वो 3 लोग को देने पड़ते थे। स्टेट को तो देना ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स देते थे वो टाइल था, इनडायरेक्ट टैक्स में टोबैको टैक्स लगता था, फिर या फिर साल्ट के फॉर्म में टैक्स लग रहा है। दूसरा देखें हम लोग तो नॉबल्स भी इनसे टैक्स लेते थे, और जो क्लर्गी लोग हैं इन लोगों से रिलीजियस टैक्स लेते थे, जिसको हमने टाइड बोला है। तो ये सिस्टम चलता था। अब हमने देखा है थोड़ा सा पहले कि किंग के पास ढेर सारे चैलेंजेस आ गए हैं, इनके लिए इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, और इनका एक ही सोर्स है, वो है टैक्स। सोर्स ऑफ इनकम जो है टैक्स है, और सिर्फ यही लोग टैक्स दे रहे हैं, जबकि ज़्यादा जो देखें संपत्ति इन लोग के पास है, लेकिन टैक्स यही लोग दे रहे हैं। और किंग ने क्या किया है कि अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि अब हमको क्या करना है कि जो टैक्स है इसको और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि इन लोगों को एक टाइम पे रियलाइज़ होता है कि सिर्फ हम ही लोग टैक्स क्यों दें, और हम टैक्स दे रहे हैं इतना बड़ी मुश्किल से, तो फिर से ये टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम तो ये हो सकती है। तो टैक्स सिस्टम एक बड़ा रीज़न था। आगे देखते हैं और भी कुछ ऐसे रीजन्स रहे हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, उसको भी समझते हैं। तो एक रीज़न था टैक्स सिस्टम। दूसरा रीजन समझें तो होता क्या है कि लगभग 1715 के आसपास में अगर हम पॉपुलेशन देखें फ्रांस का, तो लगभग 23 मिलियन के आसपास होता है। लेकिन यही पॉपुलेशन 1789 के आसपास में 28 मिलियन के आसपास पहुंच जाती है।
पॉपुलेशन यानी कि बढ़ गई है, और पॉपुलेशन जब बढ़ गई है तो जो रिक्वायरमेंट है फूड की, ग्रेन्स की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की भी डिमांड क्या होगी, वो बढ़ेगी। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही है कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। होता क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ता ही नहीं है, और ये जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होती है। यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है। इस केस में क्या होता है कि प्राइसेज बढ़ जाते हैं। यानी कि जो गुड्स हैं, यानी कि जो एक सेंस में बोलें जो फूड है, बेसिक डिमांड जो होती है लोगों की, वो फूड ही होती है। तो फूड के प्राइस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। फ्रांस में अगर देखें वहाँ पे, तो जो वहाँ का स्टेपल फूड था वो था ब्रेड, और ब्रेड की प्राइस बढ़ गई है। और जब ब्रेड की प्राइस अगर बढ़ गई है तो उस केस में क्या होता है कि वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर जो दुकानों पे काम कर रहे हैं, या फिर जो भी ऑफिसेज हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से प्राइस बढ़ी है उस तरीके से हमारी सैलरी भी बढ़े। अब वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही है लेकिन फूड की प्राइस बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो होता क्या है कि कुछ मामले में अगर देखें कि वहाँ पे ये प्रोडक्शन जो है इन लोग की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं फुलफ़िल कर पाता है, तो फ्रांस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा आया करती है। 1789 के टाइम पे भी आती है, और 1789 से पहले कई बार आ चुकी है। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है कि पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से जो डिमांड बढ़ी है उस डिमांड की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया है। और प्राइस बढ़ गया है तो जो वर्कर्स हैं उन लोग की सैलरी नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन लोग की डिमांड जो है, या फिर यूँ बोलें उस फूड ग्रेन को इन लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं ईजिली। और जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, वो क्या हुआ है कि ओले पड़ने की वजह से या फिर सूखा पड़ने की वजह से बर्बाद हो गए हैं। तो हमेशा ये जीविका संकट जो है, यानी कि जीवन को लेकर जो संकट है, सबसिस्टेंस क्राइसिस है, ये अक्सर आता रहता है। यानी कि भूखमरी एक सेंस में बोल सकते हैं, बहुत भारी मात्रा में लोग मरते रहते हैं वहाँ पे। तो एक रीज़न तो ये भी था। तीसरा देखें, तीसरा जो है ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इन तीनों में अगर सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो है मिडिल क्लास। जितने भी कंट्रीज़ में रिवॉल्यूशन हुए हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें बहुत बड़ा रोल अगर किसी ने परफॉर्म किया है तो वो मिडिल क्लास ही है। फ्रेंच, यानी यूँ बोलें कि फ्रांस की सोसाइटी में भी ये मिडिल क्लास का आगमन हो जाता है। कैसे? अच्छा, थोड़ा सा पहले देखें कि टैक्स सिस्टम जो है वो बहुत पहले से काम कर रहा है। सबसिस्टेंस क्राइसिस हमेशा आता रहता है। तो इससे पहले भी लोगों ने क्रांति तो की ही होगी और करते भी हैं। इससे पहले जितनी भी क्रांति हुई होती है, या फिर जो फार्मर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, ये लोग टैक्स को लेकर के या फिर सबसिस्टेंस क्राइसिस को लेकर के रिवॉल्यूशन तो करते रहते हैं, लेकिन इन लोग का रिवॉल्यूशन जो भी था वो बहुत छोटे लेवल पे था। इनको दबा दिया जाता था क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं होती थी, और लोअर क्लास को हमेशा दबा ही दिया जाता है। लेकिन मिडिल क्लास के आने की वजह से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है हम लोग को देखने को मिलता है। कैसे समझते हैं? तो मिडिल क्लास कैसे आता है, सबसे पहले ये समझते हैं। दरअसल होता क्या है कि लगभग 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के आसपास में, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के दौरान धीरे धीरे लोग वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड शुरू होता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिग बिजनेसमैन हैं या फिर जो मर्चेंट लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग टेक्सटाइल्स का बिजनेस शुरू करते हैं। यानी कि कपड़े बनाते हैं, सिल्क टेक्सटाइल, वुल टेक्सटाइल के कपड़े ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं।
और बड़े बड़े लोगों को बेचते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधरता है। और इकोनॉमिक कंडीशन जब सुधरता है तो इन लोगों को लगता है कि हम जो हैं, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अगर सुधर रहा है, हमारे पास अगर पैसे अगर आ रहे हैं, तो इन लोगों को कुछ आइडियाज़ भी लगता है, जैसे कह सकते हैं कि हम ही टैक्स दे रहे हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो एक सिंपल वर्ड्स में अगर समझें कि मिडिल क्लास जो है वो धीरे धीरे एजुकेटेड होना शुरू होता है, यानी कि जब पैसे आते हैं तो ये लोग बुक्स पढ़ने शुरू करते हैं, एजुकेटेड लोग हो जाते हैं। और इनमें से हमने देखा था कि थर्ड स्टेट में कुछ कोर्ट ऑफिशियल्स भी होते हैं, इनको हम लॉयर्स कह सकते हैं, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, मर्चेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो वो लोग जब एजुकेटेड होते हैं तो उन लोगों को कुछ आइडियाज़ लगते हैं। वो आइडियाज़ कैसे थे तो उसको हम थोड़ा समझते हैं कि इन लोग का मानना था, मिडिल क्लास का मानना था कि नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ, रैदर अ पर्सन्स पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। आप लोगों ने KGF मूवी देखी होगी। KGF मूवी चैप्टर जो 2 आया है उसका, उसमें जो रॉकी है वो बोलता है कि नेपोटिज़म, यानी कि नेपोटिज़म की वजह से ही फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। जो लोग मेरिट से जो आगे बढ़ रहे हैं उन लोग को टैक्स देना पड़ रहा है। उसमें भी वो बोलता है कि हम मेरिट से आए हैं भाई। तो इन लोग का डिमांड ये होता है, इन लोग का लगभग ये थॉट भी होता है कि नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, रेदर अ पर्सन्स पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। अब ये थॉट आ गया है इन लोग के माइंड में, यानी कि अब ये लोग क्रांति के मोड में आ गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं। इन लोग को लग रहा है कि सिर्फ हम लोग को टैक्स नहीं देना चाहिए, इक्वेलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये थॉट्स इन लोगों के माइंड में कैसे आता है। अगर समझना है तो थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। इन लोग के पास पैसा आ गया, लोग एजुकेटेड हो गए, तो एजुकेटेड जैसे ही हुए हैं, जो ये थॉट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू ही आए होंगे। और उस टाइम पे फिलोसफर्स होते ही थे, बहुत पहले से भी होते थे। इवन एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग को ढेर सारे फिलोसफर्स मिले हैं, हमारे इंडिया में ही। तो आप लोग की बुक में 3 फिलोसफर्स के नाम दिए गए हैं। उन 3 फिलोसफर्स को अगर हम समझेंगे तो हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि इन लोगों के पास ये थॉट्स कैसे आते हैं, इक्वलिटी जैसा थॉट कैसे आता है, लिबर्टी जैसा थॉट कैसे आता है। और यही लोग क्यों अचानक से बहुत बड़ी क्रांति को अंजाम देने का डिसीजन ले लेते हैं कि अब नहीं, अब बहुत हुआ, अब थर्ड स्टेट ही सिर्फ टैक्स पे नहीं करेगा, अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। समझते हैं। तो पहले फिलोसोफर थे जॉन लॉक। जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसोफर होते हैं, ब्रिटिश फिलोसोफर होते हैं। इन्होंने लगभग 1689 के आसपास में एक बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में इन्होंने जो किंग हैं उनके पास जो पावर्स हैं उन पावर्स को ये रिफ्यूट करते हैं। यानी कि बोलते हैं कि किंग के पास जो पावर्स हैं वो उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होने चाहिए, वो पावर्स क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। यानी कि किंग के पावर को लिमिट करने की ये बात कहते हैं ये इस बुक में। उस टाइम पे एक जो दूसरे फिलोसोफर हैं इनका नाम है जीन जैक रूसाऊ। इन्होंने 1762 के आसपास में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसाऊ जो हैं ये एक जेन्युइन फिलोसोफर होते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बताया था कि जो लोग हैं, जैसे हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जो स्टेट होता है वो स्टेट
कोई भी स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं और 4 एलिमेंट से ही कोई भी स्टेट बनता है, यानी कि कोई भी देश बनता है। पहली चीज़ कि टेरिटरी होनी चाहिए, यानी कि क्षेत्र होना चाहिए। दूसरी चीज़ उस टेरिटरी में रहने वाले लोग चाहिए। तीसरी चीज़ इन लोगों का एक लीडर चाहिए। और चौथी चीज़ ये जो स्टेट है उस स्टेट में सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब है कि ये जो स्टेट है ये स्टेट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में जो भी डिसीजन लेगा ये स्टेट क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो उस स्टेट को हम बोल सकते हैं कि वह स्टेट सोवरेन है। तो बेसिकली 4 एलिमेंट हैं। पहली चीज़ कि टेरिटरी हो, लोग हों, लोगों का एक लीडर हो और ये स्टेट बिल्कुल फ्री हो, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव ना हो, तो उसको हम लोग एक स्टेट बोल देते हैं या फिर एक कंट्री बोल देते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो ये लोग ही हैं, पीपल्स ही इम्पोर्टेंट हैं। और इन पीपल्स में या फिर इस सोसाइटी में बहुत सारे हम लोग को ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जिसको हम सोशली और इकोनॉमिकली डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग सोशली वीक होते हैं, कुछ लोग पावरफुल होते हैं, यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के मामले में। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग जो हैं वो एलीट क्लास में आ रहे हैं, बाकी थर्ड स्टेट के लोगों को क्या किया जा रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है। और इसी में कुछ लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं। तो रूसो जो हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताते हैं कि इसमें से छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, कुछ पावरफुल हैं, कुछ वीक हैं। तो इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी कि जो किंग हैं, इन लोगों की इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इसमें से कुछ लोग जो छोटे लोग हैं, यानी छोटे का मतलब ये है कि मतलब वीक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों के इंटरेस्ट को अगर डेवलप करना है तो उनका भी कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव क्या होना चाहिए कि किंग के कोर्ट ऑफिशियल्स में होना चाहिए, ताकि वो उन लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके। जिससे हर सोसाइटी के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर कोर्ट ऑफिशियल में रहेगा तो किंग से वो क्या करेगा कि इन लोगों के यानी अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को डेवलप करने की बात कहेगा और उनका भी डेवलपमेंट होता रहेगा। तो इन्होंने बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव और जो किंग हैं, इन लोगों के बीच एक क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। और तीसरी चीज़ अगर हम देखें, यानी तीसरे फिलॉसफर को अगर देखें तो तीसरे फिलॉसफर होते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने 1750 के आसपास में एक बुक लिखी थी। वो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ये। इस बुक में इन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट को, यानी जो स्टेट है, यानी कि जो किंग की जो ऑफिसेज हैं, या फिर यूँ बोलें कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली, उस गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे बोल सकते हैं कौन कौन से वो 3 पार्ट्स थे। तो पहला था एग्जीक्यूटिव, दूसरा था लेजिस्लेचर और तीसरा था जुडिशरी। यानी बोलते हैं ये इस बुक में कि जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर देना चाहिए, यानी कि उनके कामों को करने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। द स्पिरिट ऑफ लॉज में जो बताया गया है, इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड करने की बात कही गई है, इसको अमेरिका ने अपनाया था। यूएसए ने जब 1787 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की बात करी और उन्होंने लिखना जब शुरू किया और 1787 में जब पूरा भी कर लिया, तो उस दौरान इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने 3 ऑर्गन में डिवाइड भी किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब समझते हैं कि इन तीनों फिलोसफर्स के जो थॉट्स थे, और भी ढेर सारे फिलोसफर्स थे, उन सब के आइडियाज़ को इस मिडिल क्लास के लोगों ने पढ़ा और इन लोगों को बहुत सारी बातें का इन लोगों को आइडिया लगता है। और फिर बाद में इन लोगों को लगता है कि अगर यूएसए में ऐसा हो सकता है, यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, और
वो अपने लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी दे रही है। आप लोग को शायद पता हो कि इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, ये अमेरिका से ही लिया गया है। यूएसए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को फंडामेंटल राइट्स देती है, दिया है उन्होंने, और 1787 में ही दे दिया था। तो मॉन्टेस्क्यू के इस आइडियाज़ को यूएसए ने अपनाया था, तो इस मिडिल क्लास को लग रहा था कि ये सब जो आइडियाज़ हैं इन लोगों के, ये हमारे यहाँ भी होने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम समझें कि ये जो इनके आइडियाज़ होते थे, ये सारे के सारे आइडियाज़ फ्रांस की सोसाइटी में डिस्कस होते थे। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, अभी तो उतना नहीं, लेकिन पहले अक्सर हुआ करता था कि लोग चाय की दुकानों पे, सैलून की दुकानों पे, या फिर जो कैफ़े वगैरह होते हैं वहाँ पर जब लोग मिलते थे, अभी भी लोग मिलते हैं, तो डिस्कस करते हैं इन सारे के सारे थॉट्स को। लोग क्या करते थे कि ग्रुप बना लेते थे, एक लोग बुक पढ़ रहे हैं, बाकी सभी लोग उनको सुन रहे हैं, तो इनके आइडियाज़ डिस्कस होते हैं और फ्रेंच सोसाइटी के जो भी लोग होते हैं उन लोगों में ये सारे के सारे आइडियाज़ आते हैं, और फिर बाद में ये जो आइडियाज़ हैं मिल करके एक बहुत बड़ी क्रांति को अंजाम देते हैं। हम फिर से रिकैप बता दे रहे हैं कि 14 जुलाई 1789 को बहुत बड़ा इवेंट स्टार्ट होने जाता है, इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। उसके पीछे मेनली 3 रीजंस रहे हैं। पहला है टैक्स सिस्टम, कि थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं, और किंग ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए टैक्स को और बढ़ा दिया, जिससे थर्ड स्टेट पे और बर्डन आ गया। उस टाइम पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी आ गया, उन लोग के जीवन का संकट भी आ गया कि प्राइसेस बढ़ गए हैं और लोगों के पास खाने को नहीं है। और तीसरी चीज़ कि उस टाइम पे मिडिल क्लास का उदय हो चुका है। और मिडिल क्लास का उदय कैसे हुआ है, तो मिडिल क्लास एजुकेटेड हो गया है और उसको बहुत सारे थॉट्स का आइडिया लग गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी और भी ढेर सारी चीज़ों का आइडिया लग गया है, जिसको वो लोग अपने कंट्री में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने अभी तक इतना ही समझा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 से कैसे स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच।